नमस्कार, दोपहर के 2 बज चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आंचल। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज, जहां हम लेकर हाजिर है आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। यह सत्य और तथ्य के साथ खबरों को हम पहुंचाते हैं आप तक। ग्राउंड जीरो पर जुड़ते हैं हमारे तमाम रिपोर्टर्स तमाम अपडेट्स को लेकर। तो आइए सीधे रुक करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स का न्यूज पंच। तो सबसे पहली खबर जो ट्रैक कर रहे हैं न्यूज पंच में हम आपके लिए, वो बात है केकेआर से जुड़ी हुई। जी हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स कहते हैं बांग्लादेशी खिलाड़ी को किया गया आउट, और अब क्या विकल्प बचता है केकेआर के पास, इस पर करेंगे विस्तार के साथ चर्चा। फिर आपको ले चलेंगे हिमाचल प्रदेश की किस तरह से धर्मशाला में अधर्म का कुकर्म कांड हुआ है, और इस पर अब जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है कैसे तमाम फैक्ट्स को लेकर आएगी सच के साथ सबके सामने। और फिर बात होगी इसके बाद पश्चिम बंगाल की, आखिरकार एक बार फिर घोटाले में घिरती हुई नजर आ रही हैं ममता बनर्जी। क्या है वो ये घोटाला, इस पर भी होगी विस्तार के साथ चर्चा। लेकिन आइए सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि आ रही है आईपीएल के मैदान से। आखिरकार हम कहते हैं कि आईपीएल जिसमें क्रिकेट का खुमार सर चढ़कर बोलता है, लेकिन अब यहां पर किस तरह से केकेआर के जो एक फैसला था, जिसकी वजह से हम मानते हैं कि काफी हद तक पब्लिक सेंटिमेंट्स जो है वो हर्ट हुए, जिसमें बांग्लादेशी खिलाड़ी को केकेआर ने शामिल किया, महंगे दाम पर खरीदा गया एक गेंदबाज, और अब बीसीसीआई का जो निर्देश दिया गया है हाल ही के घटनाक्रम पर, जिस तरह से उस बांग्लादेशी खिलाड़ी को केकेआर की टीम में शामिल किया गया, अब इस पर एक प्रतिक्रिया केकेआर की तरफ से आएगी। क्या वो उसे रिलीज करेंगे या नहीं, इस पर अब विस्तार से हम अपनी खबर में आपको बताते हैं। तो आखिरकार बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर एक्शन में बीसीसीआई नजर आ रही है, जहां किस तरह से जब केकेआर ने यह फैसला लिया, उसके बाद बांग्लादेशी खिलाड़ी की जब हम बात करते हैं तो बीसीसीआई का कोलकाता नाइट राइडर्स को साफ निर्देश यहां पर दिया गया है। और मुस्तफिजुर रहमान जो है वो टीम से उन्हें निकालने के लिए कहा गया, रिलीज करने के लिए कहा गया। जो विरोध है, कई विरोध, जिस तरह से जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जिस तरह से बांग्लादेश में उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके बाद विरोध हुआ जिस तरह से केकेआर ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल किया अपनी टीम में, उसके बाद बीसीसीआई ने निर्देश दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का विरोध हो रहा है और केकेआर को रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के लिए भी अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें कि केकेआर जो है कोलकाता नाइट राइडर्स, लॉर्बो कॉर्बो जीत बोरे, ये अभिनेता शाहरुख खान की टीम है। और आपको बताते हैं कि जो सचिव हैं केकेआर के देवजीत सेकिया, उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। Which is going on all across. BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad. And BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. तो आखिरकार जिस खिलाड़ी पर इतना बवाल मचा है, यानी कि मुस्तफिजुर रहमान, आखिरकार वो है कौन, पहले आपको ये बताते हैं। तो मुस्तफिजुर रहमान जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हैं। 2016 में उन्होंने अपना पहला आईपीएल का मुकाबला खेला, और 2026 आते आते तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने जब नीलामी हुई तो 9 करोड़ से ज्यादा रुपयों में इन्हें खरीदा। यानी कि जब नीलामी होती है आईपीएल के लिए, तमाम प्लेयर्स की बोली लगाई जाती है, ऐसे में 2026 में केकेआर ने 9 करोड़ से ज्यादा रुपयों में खरीदा। आईपीएल में बांग्लादेश के सबसे महंगे खिलाड़ी ये बने और रातों रात सुर्खियां बटोरी। आईपीएल 2025 में ये जो दिल्ली कैपिटल्स है उस टीम का हिस्सा रहे, अगर खेल की बात की जाए तो उस लिहाज से केकेआर ने अपनी टीम में शामिल किया। लेकिन जिस तरह से जो टारगेट किया जा रहा है अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश में, उसको लेकर पब्लिक सेंटिमेंट बहुत हावी है। उस विरोध के चलते बीसीसीआई ने निर्देश दिया, जिस पर अब केकेआर को इनको रिलीज करना होगा। अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरह से जो बांग्लादेश की लगातार हम आपको बात बता रहे हैं कि आखिरकार बांग्लादेश में इस पूरे घटनाक्रम में, यानी कि किस तरह से वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, और यूनिस सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बीते 12 दिन 4 कत्ल, और बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, और 12 दिनों में आप मानिए कि 4 हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया गया। अब इसे हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझने की कोशिश करते हैं। पहली तारीख 18 दिसंबर 2025, दीपू चंद्र दास की पीट कर उसके शव को जलाया गया। यानी पहले उन्हें पीटा गया, फिर उनके शव को फिर उनको जिंदा जलाया गया। उसके बाद 24 दिसंबर 2025 की अगर बात की जाए तो अमृत मंडल पीट कर उनकी हत्या की गई। ऐसे ही 29 दिसंबर की अगर बात की जाए तो
ब्रिजेंद्र बिस्वास को गोली मारी गई। और 31 दिसंबर 2025 का ये बिल्कुल हालिया मामला जहां खोकन चंद्र दास पर भीड़ ने हमला कर दिया। तो ये कई ऐसे मामले हैं जहां यूनिट सरकार पर सवाल खड़े होते हैं। अब हम चलते हैं हमारी जो संवाददाता है सुचित्रा के पास और समझते हैं इस पूरे मामले के बारे में। सुचित्रा, जिस तरह से अब केकेआर को जो निर्देश बीसीसीआई द्वारा ये जारी किया गया कि रहमान जो कि तेज गेंदबाज है जिसे बड़ी रकम देकर केकेआर ने खरीदा था, उन्हें रिलीज करना होगा, ऐसे में नियम अब क्या कहता है? आज बिल्कुल आंचल, मैं जानकारी दे दूं कि केकेआर की तरफ से एक मीडिया रिलीज आ चुकी है जिसमें उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई से उन्हें ये निर्देश मिले कि मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ कर दिया जाए और उन्होंने उन्हें अपने दल से रिलीज़ कर दिया है। हम जानते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग की जिस तरह की फ़ैन फॉलोइंग है भारत में, पब्लिक सेंटिमेंट बेहद मायने रखता है जब भी बात होती है आईपीएल की पॉपुलैरिटी की, आईपीएल की लोकप्रियता की। और हर फ्रेंचाइजी जानती है कि जो क्रिकेट प्रेमियों का प्यार है, जो क्रिकेट प्रेमियों का समर्थन है, वो कितना ज़रूरी है इस लीग को चलाने के लिए। और जिस तरह का कि पब्लिक सेंटिमेंट देखने को मिल रहा था बांग्लादेश में, जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, तो एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेंटिमेंट था कि जब बांग्लादेश में इस तरह के हालात हैं तो बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को आईपीएल में क्यों खिलाया जा रहा है। और केकेआर की अगर बात करें, जिसके की को ओनर शाहरुख खान है, ये जो केकेआर की टीम है आईपीएल की, हम कह सकते हैं कि सबसे लोकप्रिय टीम में से एक है। जब ये टीम लीग में अच्छा नहीं भी कर रही थी, जब ये लीग नहीं भी जीत रही थी, उस वक्त भी जो ब्रांड वैल्यू थी वो केकेआर की सबसे ज़्यादा थी। और इस ब्रांड वैल्यू को बनाने में केकेआर के जो फैंस हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल था। तो ये जो फैन बेस है कहीं ना कहीं नहीं खोना चाहती है केकेआर, तो इसीलिए बीसीसीआई की ओर से निर्देश मिलने के बाद एक त्वरित कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है केकेआर की तरफ से। और अब ये साफ हो गया है कि मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026 में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। रिप्लेसमेंट की अनुमति उन्हें दे दी है बीसीसीआई ने। अगर जरूरत होगी केकेआर को किसी रिप्लेसमेंट की तो वो जल्दी ही एक रिप्लेसमेंट अपने लिए खोजेंगे। तो सुचित्रा, जब हम जो टैगलाइन है केकेआर का, लौड़बो कौरबो जीत बोरे, तो जीत के लिए अब रिप्लेसमेंट की बात की गई, तो कौन से ऐसे तेज गेंदबाज है जो कतार में, और ऐसे में जिस प्राइस पे खरीदा गया था रहमान को, अब उस प्राइस को लेकर क्या वो वापस करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, ये जो प्रक्रिया है, जो पूरी बोली की नीलामी की जो प्रक्रिया थी जहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा गया था, कई बार हमने देखा है कि कई विदेशी खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिन्हें कि एक मोटी रकम में खरीदा जाता है, लेकिन अपने देश के साथ जो उनकी प्रतिबद्धताएं होती हैं उसके चलते वो नहीं खेल पाते हैं। इसलिए हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि जो स्ट्रेटेजी है वो यही रहती है टीमों की, जो लोकल टैलेंट है उसे वरीयता दी जाए। और इस बार भी जो आईपीएल की नीलामी की सबसे खास बात यही थी कि भारत के ही जो अनकैप्ड प्लेयर्स हैं उन्हें कई टीमों ने खरीदा था, जिनके बारे में कि ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। कई अनकैप्ड खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात इस बार देखने को मिली थी। तो विदेशी खिलाड़ियों पर इतनी बड़ी रकम का जो दाम लगाना होता है वो हमेशा ही हम कहें कि एक खतरा होता है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये जो मूव है, एक 3-4 टीमों के बीच एक वॉर हमें देखने को मिला था मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने के लिए। उस वॉर को तो जीत लिया था केकेआर ने, लेकिन अब जो ये बैकफायर हुआ है मूव, तो वहां पर कुछ ना कुछ उन्हें कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ये केकेआर का फैसला है मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का। तो हो सकता है कि कुछ पेनल्टी के रूप में एक रकम उन्हें जरूर देनी पड़े मुस्तफिजुर रहमान को। लेकिन जब आप टीम के लिए अवेलेबल नहीं हैं, जब आप टीम के लिए नहीं खेल रहे हैं, तो पूरी रकम तो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, ये एक जरूर संदेश रहेगा बाकी टीमों के लिए भी कि क्योंकि आपको एक लंबा सीजन खेलना है, आप एक मोटी रकम खर्च कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो खिलाड़ी आपके लिए हर मैच में अवेलेबल हो। पहले भी हम कई बार देख चुके हैं इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के कई खिलाड़ी जिन्हें की भारी भरकम रकम देकर खरीदा गया, लेकिन जब बात आई आईपीएल में खेलने की तो उन्होंने अपने देश के लिए किसी बायलैटरल सीरीज में खेलने को चुना। आईपीएल में वो नहीं खेल पाए और वहां पर एक जो पैसा है वो फ्रेंचाइजी का जरूर बर्बाद हो जाता है। तो एक मैसेज जाएगा कि जब बात आए भारी भरकम रकम देकर खरीदने की, तो सुनिश्चित किया जाए कि आप किसी ऐसे खिलाड़ी को खरीदें जो बिना किसी आपत्ति के, बिना किसी टेंशन के पूरी लीग में आपके लिए खेलने के लिए अवेलेबल रहो। तो यहाँ पर एक हम कहें कि
फाइनेंशियल एक सेटबैक, फाइनेंशियल जी। झटका जरूर लगा है केकेआर को, और अपनी जो स्ट्रेटेजी है उन्हें एक नए सिरे से अब बनानी पड़ेगी। एक तेज गेंदबाज का रिप्लेसमेंट, एक तेज गेंदबाज ही ढूंढेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी अब वो विदेशी खिलाड़ी को लेकर आएंगे। अब वो किसी ना किसी लोकल जी। टैलेंट को ही यहाँ पर खोजने की कोशिश करेंगे। आज बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुचित्रा, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। एक ऐसा मामला जो शुरू हुआ रैगिंग से, रैगिंग के बाद यौन उत्पीड़न और उसके बाद कहीं ना कहीं इलाज के दौरान मौत। जी हाँ, धर्मशाला में जिस तरह से जो छात्रा है जो पढ़ रही थी उनके साथ पहले रैगिंग की गई और इस रैगिंग के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, लेकिन उसके बाद जब इलाज के दौरान उनकी मौत हुई तो इस मौत का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ी बात और ये बड़ा सवाल लगातार हम पूछ रहे हैं कि किस तरह से जब रैगिंग को बिल्कुल निषेध माना गया है, तमाम जो शिक्षण संस्थान है उसके बाद भी हिमाचल प्रदेश के इस कॉलेज में ऐसा क्यों हो रहा था। तो रैगिंग, प्रताड़ना और उत्पीड़न, मामला क्या है? धर्मशाला में एक छात्रा की कथित आत्महत्या का यह मामला है और कॉलेज कौन सा? सरकारी डिग्री कॉलेज। रैगिंग का आरोप है। यूजीसी ने जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर दर्ज शिकायत की गई है। अब मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन आखिरकार जब हम ये बात मानते हैं कि यूजीसी के कड़े निर्देश है कि रैगिंग नहीं होनी चाहिए, उसके बाद भी क्यों ये मामला जो है वो सामने आने में देरी हुई और किस तरह से उस छात्रा के साथ रैगिंग की गई, आइए आपको समझाते हैं कि धर्मशाला में अधर्म का ये खेल किस तरह से खेला गया। तो हिमाचल की जब हम बात करते हैं तो धर्मशाला में 19 साल की छात्रा की मौत हुई है। धर्मशाला का जो डिग्री कॉलेज है उसका ये मामला है, जहां इलाज के दौरान, जब छात्रा को इलाज के दौरान ले जाया गया तो उस वक्त उसकी मौत हुई। तो ये धर्मशाला का जो डिग्री कॉलेज है, ये सरकारी कॉलेज है, ये वहां का मामला है। इलाज के दौरान छात्रों ने दम तोड़ दिया, इसीलिए जो मृतक छात्रा है उनके जो पिता है उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई। 4 छात्राओं और 1 प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगे हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देने होंगे। रैगिंग और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। रैगिंग और यौन उत्पीड़न से वो छात्रा बहुत परेशान थी और कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई, उसने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की जिससे दबाया गया और अब एक अभिभावक के तौर पर उनके पिता का मानना है कि जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और आइए आपको अब सुनवाते हैं आखिरकार की जो छात्रा की मौत का जिम्मेदार कौन है। इस पर मृतक छात्रा के जो पिता हैं वीर बहादुर, उनका क्या कहना है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। बेटी मेरी की कॉलेज में रैगिंग हुई है, उसकी जाति वाती को भी बोलते थे, जिसने सरों ने भी हरासमेंट किया और बच्चों ने भी किया उसको, और उधर से बच्चा मेरा बहुत हरासमेंट होता है। आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और के बच्चे के साथ होगा। ऐसे जिन्होंने गलत काम किया उनका नाम काटे, गुनहगारों को बचाया जा रहा है। ये प्रशासन है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अशोक सर के ऊपर और जो लड़की हैं उनके ऊपर। 20 दिसंबर को एक सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पे एक कंप्लेंट जो थी इनके परिवारजनों द्वारा दर्ज करवाई गई थी। अभी जैसे पता चला, जब ये वीडियो वायरल हुए हैं उसके पश्चात जो है पुलिस ने संपर्क किया परिवारजनों से, तो परिवारजन घर पे पाए गए और उन्होंने फिर उसके बाद बयान लिखवाया है, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज जो है वो हुई है। इसमें 4 जो है वो लड़कियां हैं जिनका उसने नाम जो है उसमें लिया है और 1 जो प्रोफेसर हैं उनके ऊपर जो है ये एफआईआर दर्ज की गई है। जो टीचर्स हैं उनके पास, जो हमारी एंटी रैगिंग कमेटी है उसके पास या मेरे पास कोई भी ऐसी जानकारी आज तक जो ये जो सेशन, इसमें तो वो 29 जुलाई के बाद वो कॉलेज ही नहीं आई है। पहली बात तो ये है, महाविद्यालय में 29 जुलाई के बाद वो आई नहीं है। तो ये मतलब जो है मुझे लगता नहीं है कि इसमें ये एंगल है। तो हमने आपको तीनों वर्जन सुनाए, जहां पर आपने जो मृतक छात्रा उनके पिता को सुना, एएसपी कांगड़ा को भी सुना और साथ ही जो प्रिंसिपल साहब है उनको भी सुना। और इस पर जानकारी के लिए धर्मप्रकाश जुड़ गए। धर्मप्रकाश, हमने तीनों की आवाज़ें यानी कि तीनों की जो रिएक्शंस है वो सुनाए, जिसमें एक बहुत ही चौंकाने वाली बात यहाँ पर ये है कि जहाँ पर एएसपी कांगड़ा साफ तौर पर मांग रहे हैं कि ये रैगिंग का मामला है, लेकिन इस बात को सिरे से खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं प्रिंसिपल साहब। लेकिन शुरुआत तो रैगिंग से हुई है, जिसकी वजह से छात्रा जो है वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया कॉलेज प्रशासन द्वारा? बिल्कुल आंचल, कॉलेज प्रशासन ने शुरू से ही इस मामले से पल्ला झाड़ा है। कॉलेज प्रशासन की तरफ से पहले से ये कहा जाता रहा है कि जो स्टूडेंट थी, जो जिनकी डेथ हो चुकी है, जो एक्सपायर हो चुकी है, वो स्टूडेंट कॉलेज की जो छात्रा है वो नहीं थी इस सेशन में,
ये बार बार कॉलेज प्रशासन की तरफ से कहा जाता रहा है और प्रिंसिपल अभी भी ये मान रहे हैं कि वो इस सेशन में स्टूडेंट कॉलेज की नहीं थी। पहले सेशन में जुलाई 2024 में जब उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, जुलाई 2025 में जब एक सेशन कंप्लीट हुआ तो सेकंड ईयर के लिए एडमिशन जो है वो कॉलेज में उनका नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कॉलेज प्रशासन के ये दावे हैं कि वो स्टूडेंट कॉलेज की नहीं थी। लेकिन ऐसे में फिर सवाल ये भी है कि जो प्रताड़ना के आरोप हैं, जो टॉर्चर के आरोप हैं, जो रैगिंग के आरोप हैं, वो फिर जब शिकायत इनके पास की गई थी तो कार्रवाई उस पर क्यों नहीं हुई। कॉलेज प्रिंसिपल ये भी कह रहे हैं कि उनकी जो एंटी रैगिंग कमेटी है कॉलेज की, उसके पास भी कोई कंप्लेंट ऐसी नहीं आई। लेकिन जो पिता हैं पीड़िता के, उनकी तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा है कि कॉलेज प्रशासन का रवैया इस पूरे मामले में शुरू से बहुत लापरवाही भरा रहा है, जिसकी वजह से जो अब आरोप हैं कॉलेज प्रशासन पर वो बड़े गंभीर स्तर पर जो है वो लग रहे हैं। अब बात सिर्फ रैगिंग की नहीं है, बात यहाँ पर मॉलेस्टेशन की भी है, यौन उत्पीड़न की भी है, जिसको लेकर एक जो प्रोफेसर है कॉलेज के, उन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। तो रैगिंग और यौन उत्पीड़न के ये आरोप हैं, जिसको लेकर 4 लोगों पर अब जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है। लेकिन पीड़िता के जो परिजन है उनकी तरफ से लगातार इस मामले में आरोप जो कॉलेज प्रशासन और जिला जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन, उन दोनों पर लगाए जाते रहे हैं, जिसके मुताबिक जो लापरवाही है बताई जा रही है पुलिस की भी, कॉलेज प्रशासन की भी। लेकिन क्योंकि कॉलेज प्रशासन स्टूडेंट को अपना स्टूडेंट मानने से इनकार कर रहा है, तो ऐसे में जो जांच समिति, जो पुलिस की जो जांच टीम है जो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनके लिए कॉलेज छात्रा की जो मृतक छात्रा की जो वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो एक बड़ा तथ्य बनकर सामने आ रहा है, वो बड़ा सबूत बनकर सामने आ रहा है। क्योंकि उस वीडियो में इस मृतक छात्रा ने कॉलेज की लड़कियों पर, 3 लड़कियों पर और प्रोफेसर पर साफ साफ सीधे सीधे आरोप लगाए हैं। एक फैक्टर ये भी है कि क्योंकि डेथ हो चुकी है, अंतिम संस्कार हो चुका है, पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाई थी। ऐसे में जो जांच समिति है, अब जितने भी इलाज की जो अलग अलग हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट्स थी मृतक युवती की, उनको भी स्कैन कर रही हैं और उनमें भी ये जानने की कोशिश की जा रही है कि मौत की आखिर वजह क्या रही होगी। क्योंकि इसमें शारीरिक प्रताड़ना के साथ साथ मानसिक प्रताड़ना के भी एंगल सामने आ रहे हैं। अब शुरू से लेकर अगर रैगिंग की बात हम करें तो मेंटली पीड़िता को जो है वो टॉर्चर किया जा रहा था स्टूडेंट्स की तरफ से, जो जिनका नाम आया है, और जो शारीरिक प्रताड़ना है, जो मारपीट है, उसके भी आरोप लगाए गए हैं और यौन उत्पीड़न के लिए प्रोफेसर को जिम्मेदार ठहराया गया है। इन सारे मामलों में अब जांच समिति के लिए जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं मृतका की, वो भी बड़ा फैक्टर यहाँ पर बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन धर्मप्रकाश, के आधार पर ये कहा जाएगा कि आखिर मौत की वजह क्या रही होगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण मामला है ये। ऐसे में क्या कोई गिरफ्तारी अब तक हो पाई है? और खास तौर पर जिन छात्राओं का और जिस प्रोफेसर का नाम एफआईआर में है, क्या फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने उनके साथ पूछताछ की है? फिलहाल जो निर्देश है यूजीसी की तरफ से, वो कमेटी अभी बनाई गई है। कमेटी जो है वो इस मामले में जांच कर रही है। अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कोई पूछताछ की गई है या कोई हिरासत में किसी को लिया गया हो पुलिस के द्वारा। सिर्फ एफआईआर हुई है और जो यूजीसी की तरफ से कमेटी है वो कमेटी अभी जांच कर रही है। इस जांच के जरिए ये देखने की कोशिश की जा रही है कि जो कॉलेज में अपने स्तर पर एंटी रैगिंग कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी का जो वर्किंग थी वो क्या थी, पिछले कितने वक्त से वर्किंग उस कमेटी के द्वारा जो इस तरह के मामले हैं उस पर विचार किया जा रहा है या कार्रवाई की जा रही है। पूरी जो ऑपरेशंस हैं इस एंटी रैगिंग कमेटी के जो कॉलेज के लेवल पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के पास इस वक्त अहम जिम्मेदारी है, अहम दारोमदार उनके कंधों पर है कि सच को सामने लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्मप्रकाश, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। अब आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां पर ममता के राज में एक बार फिर करोड़ों का घोटाला हुआ। क्या गड़बड़ झाला है ये? क्योंकि बंगाल में राहत पैकेज को ही लूट लिया गया और कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है यहां पर, और इसीलिए भाजपा जो तृणमूल कांग्रेस है उस पर हमलावर भी है। आखिरकार किस तरह से करोड़ों का घोटाला किया गया और कब से ये लूपहोल जो था वो चला आ रहा था? जब हम बंगाल की राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो 2017 में आई थी 14 जिले, जो बात करते हैं हम कोलकाता की, उसमें भयंकर बाढ़। अब बाढ़ से प्रभावित हुई कई लाख की आबादी। ऐसे में सीएम ममता बनर्जी ने मदद मांगी केंद्र सरकार से। मदद समय पर मिली भी। केंद्र से मदद की जब बात हम करते हैं तो मालदा जिले से कोर्ट में शिकायत ये की गई, क्योंकि उसी के लिए राहत राशि जो है वो जारी की गई थी, कि राहत राशि का दुरुपयोग किया गया है। आरोप ये लगे जो स्थानीय नेता हैं टीएमसी के, वो रकम हड़प रहे हैं, यानी कि जिस राहत पैकेज को राहत देने के लिए भेजा गया था वो वहां के आम लोगों को ही आहत कर रही थी, क्योंकि उन तक वो पैसा पहुंचा ही नहीं। और कोर्ट ने इस पर कैग की रिपोर्ट मांगी। कैग ने कोर्ट में दाखिल की 700 पन्नों की रिपोर्ट, और इसी रिपोर्ट में इस
घोटाले का खुलासा हुआ। यानी कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो चरमराई हुई है बिल्कुल पश्चिम बंगाल में, अब उसमें अब ये भी आरोप है, भ्रष्टाचार में तो घिरी ही है, कि किस तरह से राहत पैकेज जो आम लोगों के, आम जन के लिए दिया केंद्र सरकार ने, उसे भी लूट लिया। अब बीजेपी के निशाने पर किस तरह से ममता सरकार है वो आपको बताएं, क्योंकि घोटाले पर घिरी हैं सीएम ममता बनर्जी और इसीलिए बीजेपी के निशाने पर ममता सरकार है। भाजपा नेता अमित मालविया ने बोला इस पर हमला, क्योंकि कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्ट ने ऐसे कई बड़े जो आंकड़े हैं वो पेश किए हैं, जिसकी वजह से पर्दाफाश होता हुआ नजर आता है कि कैसे केंद्र सरकार ने टाइम पर राशि दी राहत पैकेज की, लेकिन तक वो लोगों तक पहुंची ही नहीं। ऐसे में कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अमित मालविया ने साफ तौर पर अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये एक बेरहम सिस्टमैटिक लूट है, गरीबी में जो जी रहे हैं वो असली पीड़ित है, यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से, यानी सिस्टम में रहते हुए ये लूट की गई। और कैग की जो फाइंडिंग्स हैं वो खुलेआम इस बात को उजागर करती हैं कि इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार हुआ है। जो घर थे ही नहीं उनके नुकसान का दावा किया गया, यानी बाढ़ में जो घर वहां पर थे भी नहीं उसके नुकसान का दावा किया गया, ज्यादा रकम ऐंठने के लिए केंद्र सरकार से। एक ही बैंक के खाते में कई बार पैसे डाले गए, बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन राहत का पैसा उन तक तो पहुंचा ही नहीं। जो हाशिए पर पड़ा हुआ व्यक्ति है वो पैसा जेब में गया टीएमसी के नेताओं की अगर बात की जाए तो। एक ही व्यक्ति को बार बार पेमेंट करने के कई मामले, 6000 से ज्यादा मामले सामने आए और साथ ही साथ सबूत मिटाने के लिए भी सरकारी दस्तावेज गायब किए गए। कुछ ऐसे तमाम तथ्य उन्होंने अपने बयान के द्वारा कहे हैं। इस पर बात करने के लिए प्रसन्नजीत इस वक्त जुड़ गए हैं। 17 मई में ये जो बाढ़ है वो काफी बड़ा बाढ़ आया, या कोई आम्फान है वो बड़ा साइक्लोन आयला, उसके पहले जो वामपंथियों के समय पे है वो बड़ा साइक्लोन। लेकिन थोड़ा सा भी कुछ हो जाए ना तो यहाँ पे लोग हास्यास्पद तरीके से कहते हैं कि ये तृणमूल के लिए चोरी करने का एक फिर से बहाना मिल गया, कि इसको ऐसे बढ़ा चढ़ाकर बताया जाएगा, इसको ऐसे तरीके से कैंपेन किया जाएगा कि केंद्रीय सरकार के सामने बताया जाएगा कि सब कुछ चला गया, इतने हजारों करोड़ का नुकसान हो गया, आप राहत दीजिए, क्योंकि राहत की बहाने फिर से चोरी करने का मौका मिल गया। ये काफी दिन के बाद अदालत की कहने पर सीएजी का ये एक रिपोर्ट सामने आया है, लेकिन लोगों का कहना है कि ये तो एक छोटी सी रकम है जो 100 करोड़ की एक सीएजी रिपोर्ट आया है। ऐसे अगर अलग अलग बाढ़ रिपोर्ट, राहत रिपोर्ट लाया जाए या सामने किसी तरह से खुलासा हो जाए तो ऐसे कई 100 करोड़ रुपया की घोटाले की खबर सामने आने की मौका मिल जाएगा। आंचल, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के। तो लगातार पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के आरोप में ममता बनर्जी की सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। तो आज न्यूज पंच में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।